गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विधि कोचिंग क्लासेस और संकल्प करियर इंस्टीट्यूट में। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने मेंसुरेशन का अभी तक जितने पार्ट, एक बार रिपीट मैं कर दे रहा हूँ, कितने कितने आपने 3D में पढ़ा है। आपने मेंसुरेशन में जो 3D वाला पार्ट था बच्चों, 3D वाला पार्ट, उसमें आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? घन घनाभ पढ़ लिया, ठीक है, घन और घनाभ पढ़ लिया। आपने बेलन पढ़ लिया बच्चों। और अब ये तीनों पढ़ने के बाद बच्चों, आपका जो चौथा पॉइंट आता है वो 3D में ही वो आपका आता है शंकु, ठीक है, जिसे हम कोन कहते हैं, अंग्रेजी में कोन कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप 3D में 3 टॉपिक ख़त्म कर चुके हो, घन, घनाभ और बेलन। अब आप जो पढ़ने चल रहे हो वो शंकु पढ़ने चल रहे हो। और एक शंकु की कल्पना कैसे करते हैं बच्चों, एक शंकु के बारे में आप जानने से पहले कुछ बातें और जान लीजिए, क्योंकि 3D में आपको इसके बाद आपको गोला पढ़ना है, फिर प्रिज्म और पिरामिड पढ़ने हैं। प्यारे बच्चों, आप इतना पढ़ने के बाद इन तीनों में से ही जो मिश्रित क्वेश्चन आते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये जो 4 आपको दिखाई पड़ रहा है, घन, घनाभ, बेलन और शंकु, एक चित्र में दूसरा चित्र शामिल करके वो आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ की बात करता है। इसलिए आप ये मान लो कि ये जो आपका टॉपिक है, जो जितना आप लोगों ने 3 तो पढ़ लिया है, जो चौथा टॉपिक आपको पढ़ना है शंकु, ये पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं मिश्रित क्वेश्चन आपको हल करने होंगे बच्चों। और इस पर कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ध्यान देंगे कि आपको शंकु को अच्छे ढंग से समझना है और शंकु को, इस पर जितने भी फार्मूले हैं बच्चों अच्छे से रटने हैं। मैं बातों को आगे बढ़ाता हूं कि आप जो है शंकु के बारे में जानो कि शंकु की परिभाषा क्या होती है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले जान लीजिए कि शंकु की परिभाषा क्या होती है। बिल्कुल आसान सी परिभाषा है, क्योंकि किसी आकृति को अगर आपको समझना है तो आपको सब पूरी तरह से उसको कह सकते हो कि चीड़ फाड़ करके, जब तक आप उसके हर भाग को नहीं जानोगे प्यारे बच्चों, चाहे वो सूत्र हो, चाहे वो उसकी आकृति हो, तब तक शायद अच्छा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं बन पाएगा। ठीक है बच्चों, आइए हम शंकु की परिभाषा से चलते हैं, जिसको अंग्रेजी में कोन कहते हैं बच्चों। और इसका उदाहरण मैं पहले बता दूं, शायद आप कल्पना कर पाओ। जोकर की टोपी या आपके बर्थडे वाली टोपी, आप देखिए बिल्कुल वो शंकु के आकार की ही होती है प्यारे बच्चों। अब यदि आप जो है इसको परिभाषित करना चाहो, तो बिल्कुल आसान ढंग से परिभाषित कर सकते हो कि यदि समकोण त्रिभुज, आप लोग जानते हो कि समकोण त्रिभुज कैसा होता है कि इसका एक कोण जो होता है 90 अंश जरूर होता है। यदि किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, सबसे पहले ये जानिए कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। समकोण त्रिभुज क्या मतलब? ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भुजा एक शीर्ष पर 90 अंश का कोण जरूर बनता हो, ठीक है, वो समकोण त्रिभुज होता है। अब बात आती है कि हम शंकु की परिभाषा कैसे समकोण त्रिभुज से देंगे। प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान सा तरीका है कि यदि समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा, अब आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि समकोण बनाने वाली भुजा कौन सी होती है। तो बच्चों, ये लंब और कर्ण जो होते हैं, समकोण त्रिभुज के लंब और आधार, कर्ण नहीं आधार, ठीक है, ये आपकी 2 भुजाएं ऐसी होती है। होती तो 3 भुजाएं इसमें, मैं तीनों भुजाओं का नाम लिख दे रहा हूँ इस समय। कर्ण, तीसरी भुजा कर्ण होती है, ठीक है। अब इसमें बात आती है कि जो 2 भुजाएं होती हैं, लंब और आधार, वो आपकी समकोण बनाने वाली भुजा होती है। किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा बच्चों, यही दोनों भुजाओं को कहा जाता है। ये समकोण बनाने वाली भुजा होती है। किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा होती है, बनाने वाली भुजा, ये दोनों भुजाओं को समकोण बनाने वाली भुजा कहा जाता है। तो कभी भी कोई क्वेश्चन अगर ये कहता है कि समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा, तो आप तुरंत समझ रहे हैं लंब और आधार की बात कर रहा है, कर्ण की बात नहीं कर रहा है। प्यारे बच्चों, परिभाषा पे आते हैं कि एक शंकु की परिभाषा क्या होती है। तो एक शंकु की जो परिभाषा होती है, आप इतना जानिए कि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा, किसी भी भुजा के, समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली किसी भुजा के परितः
घुमाने पर, किसी भी समकोण त्रिभुज को समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजा के परिता घुमाने पर जो आकृति प्राप्त होती है प्यारे बच्चों, वो आपकी कहलाती है शंकु। जैसे अगर आप मान लीजिए ये आधार मान लीजिए, अगर आपने आधार की परिता घुमा दिया, ठीक है, तो ये स्थिर रहेगा, तब ये वाली ऊंचाई जो होगी ये स्थिर रहेगी और यही चारों तरफ ऐसे घूमेगा, ऐसे चारों तरफ घूमेगा। प्यारे बच्चों देख लीजिए क्या आकृति बनेगी, ये बिल्कुल आप देख सकते, घूम करके ऐसे जाएगा, ऐसे घूम करके फिर आएगा, ऐसे घूम करके आएगा, क्लियर, ऐसे। और ये वाली जो भुजा कर्ण वाली भुजा होगी प्यारे बच्चों, ये इसके साथ ऐसे लगा रहेगा। आप देख सकते हैं कि कौन सी आकृति बन गई। जो आकृति आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रही बच्चों, वो आकृति आपकी क्या कहलाती है, शंकु कहलाती है। बिल्कुल आसान सा इसका परिभाषा है। जानना इसलिए ज़रूरी है बच्चों, जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ सवाल ऐसे भी देता है कि समकोण त्रिभुज देगा और उसमें कुछ बोलेगा ही नहीं कि हम इसके शंकु की बात कर रहे हैं, कि हम प्रिज्म की बात कर रहे हैं या किसी भी आकृति की बात कर रहे हैं बच्चों। वो अगर परिभाषा आपको क्लियर होती है तो आप 50%, अगर वो कुछ नहीं बोलता है तो आप परिभाषा से ही क्लियर कर लेते हो कि कौन सी आकृति पर हमको सूत्र लगाना है, कौन सी आकृति पर हमको वर्क करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए परिभाषा को मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि एक शंकु की जो परिभाषा होती है प्यारे बच्चों, एक शंकु की जो परिभाषा होती है समकोण बनाने वाली भुजा की, किसी भुजा की, चाहे आप देखिए यहाँ पर आपने आधार की परिता घुमाया, जब आधार की परिता घुमाया तो भी एक शंकु बना। और अगर लंब के परिता घुमाते, चलिए यहाँ पर दिखा देते हैं इसको, अगर आप लंब के परिता उसको घुमाते, यहाँ देखिए मैं बिल्कुल वही आकृति बना रहा हूँ, ये ऐसे एक समकोण त्रिभुज बना दिया हमने। अब अगर ये आपका ये आधार है बच्चों और ये लंब है, अब की बार हम क्या करते हैं, इसको लंब के परिता घुमाते हैं। जब ये चारों तरफ घूमेगा बच्चों, ये चारों तरफ घूमेगा, लंब चारों तरफ घूमेगा, तो देखिए कौन सी आकृति बनेगी यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए, ये कौन सी आकृति बनेगी, ये बिल्कुल आपके शंकु की आकृति को देख लो, देख रहे हैं, बिल्कुल शंकु की आकृति की बनेगी। समझ पा रहे? तो कभी कभी प्रिज्म का नाम उसका शंकु का नाम नहीं लेगा बच्चों, वो केवल समकोण त्रिभुज की भुजा के नाम लेंगे। समकोण त्रिभुज तीनों भुजाओं को देगा और ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना पड़ेगा जिसके परिता जिसको घुमाया जाता है, जिस भुजा को, वही उस शंकु की त्रिज्या हो जाती है, क्योंकि एक वृत्ताकार पथ बनेगा, नीचे की तरफ एक वृत्ताकार पथ होगा बच्चों और वृत्ताकार भाग दिखाई पड़ेगा। तो कभी भी एक शंकु की परिभाषा देनी है तो आप ऐसे दे सकते हो। अब इसके सूत्र को बारी बारी से आप समझिएगा, आसानी के साथ समझ जाओगे बच्चों। इसके पहले आयतन की बात कर लो, फिर इसके वक्रपृष्ठ की बात कर लेते हैं। और इसमें देख लीजिए, इसमें एक ऊंचाई नहीं होती है, दो ऊंचाइयाँ होती हैं। इस चित्र को आप समझ गए, ये लंब की परिता घुमाया गया है, तो देख लीजिए एक बात तो क्लियर हो रही होगी कि जिसको घुमाया जाता है, जिसके परिता घुमाया जाता है प्यारे बच्चों, वो आप देख लीजिए यहाँ पर ये पूरी की पूरी ये त्रिज्या का कार्य कर रही है। जिस भुजा को घुमाया जाता है, जिस भुजा को घुमाया जाता है प्यारे बच्चों, आप ऐसा कह लीजिए, अगर कुछ शब्द आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो स्पष्ट कर लीजिए कि जिस भुजा को घुमाया जाता है वही उस शंकु की त्रिज्या हो जाती है। देख लीजिए ये त्रिज्या होगी। और जिस भुजा को स्थिर रखा जाता है प्यारे बच्चों, जिस भुजा को स्थिर रखा जाता है वही शंकु की ऊंचाई हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर भी देख लीजिए, इस भुजा को स्थिर रखा गया था, ये समकोण वाली ये भुजा घुमाई गई थी, चारों तरफ ये घुमाई गई थी, और ये घुमाने के बाद जो भुजा घूम रही होती है वो उस शंकु की क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, और जिस भुजा को हम स्थिर रखते हैं प्यारे बच्चों समकोण त्रिभुज की, वो उस शंकु की क्या होती है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों क्योंकि यहाँ पर दो ऊंचाइयाँ आपको दिखाई पड़ेंगी। ये देखिए इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है और इसकी तिर्यक ऊंचाई है। आप नाम जान लीजिए, ये जो ऊंचाई दिखाई पड़ रही है इस स्लांट हाइट तिर्यक ऊंचाई बच्चों, तिर्यक ऊंचाई है इस शंकु की। ठीक है, आप पहले समझ लो तब बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं टिपिकल पॉइंट लगेंगे उनको जिन लोगों ने पहली बार इसको देखा है, पहली बार पढ़ा है। बिल्कुल आसानी के साथ समझिए। ये जो कर्ण वाला भाग दिखाई पड़ रहा होगा आपको, कर्ण वाला जो भाग दिखाई पड़ रहा होगा बच्चों, वो इसकी स्लांट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई है, जिसे हम यल से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, यल से व्यक्त करते हैं। और एक ऊंचाई बच्चों ऊर्ध्वाधर, जिस भुजा के हम लोग स्थिर रखे थे वही
जो भुजा स्थिर रखा गया था वो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के लिए होता है बच्चों। यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो ऐसे बना देता हूँ, ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के लिए पैर है बच्चों, ये यहाँ पर, ठीक है, ये एच होगा, क्लियर। और यहाँ पर जिस भुजा को आपने घुमाया था चारों तरफ, उस भुजा को आधार था, आधार की परत घुमा रहे तो यही इसकी त्रिज्या आर हो जाएगी, ठीक है, ये इसकी त्रिज्या आर हो जाएगी, ठीक है। ये इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, आप ध्यान देना, क्योंकि अगर ये बातें आपको नहीं बच्चों शब्दों का सही समझ में नहीं आएगा तो आप कहीं पर भी सवाल देगा, ऊंचाई बोलेगा तो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, और नहीं तिरछी ऊंचाई बोलता है या तिर्यक ऊंचाई बोलता है तो यल से बात होती है, इसको तिरछी ऊंचाई भी बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई भी बोलते हैं, और ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है, क्लियर। चलिए आते हैं, ये आपका क्लियर, यहाँ पर देखिए त्रिज्या स्मॉल एच जो कि ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, और यल जो है बच्चों तिरछी ऊंचाई होती है। इतने ही संकेतों का काम भी है, इतने की ही बात को ही करेंगे इस पूरे के पूरे शंकु वाले टॉपिक पर, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ बच्चों कि यदि समकोण त्रिभुज, परिभाषा इसकी कि यदि समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा किसी भी भुजा को घुमाने पर या किसी भी भुजा के परितः घुमाने पर जो आकृति प्राप्त होती है बच्चों, वो आकृति आपकी कहलाती है शंकु कहलाती है, ठीक है। और कभी अगर गलती से आपने समकोण को घुमाया तो बच्चों वो द्विशंकु बन जाता है। यहाँ पर इसी समय में क्लियर कर दूँ कि अगर जो है आपने समकोण बनाने वाली भुजा को ना घुमा करके अगर आपने कर्ण को घुमा दिया, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, मैं इस तरह से, ये देखिए समकोण बनाने वाली भुजाएं थी, हमने कर्ण को बना दिया प्यारे बच्चों, ये देखिए यहाँ से। अब हमको क्या करना है, कर्ण को स्थिर रख करके इसको घुमाना है, मतलब कर्ण के परितः घुमाना है इसको। जब कर्ण के परितः घुमाओगे तो ये नोक चारों तरफ घूमेगा, ऐसे घूमेगा तो प्यारे बच्चों देखिए कैसी आकृति बनेगी, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। और ये चारों तरफ इधर जाएगी, इधर जाएगी। अब आप देख सकते हैं द्विशंकुयी आकृति बन गई। ये ध्यान रखना बच्चों, इस पर भी मैं क्वेश्चन लाऊंगा कि जब कि किसी भी शंकु को, किसी भी समकोण त्रिभुज को उसके कर्ण के परितः घुमाओगे तो जो बनने वाला आकृति होगा वो आकृति कैसा होगा, और उस आकृति का संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ क्या होगा प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना। कर्ण के परितः घुमाने पर द्विशंकुयी आकृति बनता है। ये बच्चों बिल्कुल इतना अच्छा क्वेश्चन है, इस पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन चाहे वो समझ लीजिए IAS हो या PCS, इस टाइप के जितने भी कंपटीशन है बच्चों उस पर ये क्वेश्चन करता है, ठीक है। आपको बता दें 2018-19 के पेपर में PCS का ही शायद पेपर था प्यारे बच्चों, इस पे क्वेश्चन दिया गया था, द्विशंकुयी आकृति के लिए दिया था। तो उसके संपूर्ण, अब द्विशंकुयी आकृति कैसे बनती है, जब कर्ण के परितः घुमाया जाता है प्यारे बच्चों तो वहाँ पर ये जो आकृति बनती है उस आकृति का संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया था। चलिए बच्चों आते हैं विस्तृत सूत्र पर। अगर आपको परिभाषा क्लियर हो गई, आते हैं हम इसके सूत्र पर कि इसका सूत्र कैसे हम डेरिवेशन करके निकालते हैं। डेरिवेशन क्या बच्चों, डायरेक्ट इसके फार्मूले पे आते हैं। एक शंकु के लिए इसके आयतन की बात होती है। एक शंकु की आकृति अगर और आप समझना चाहो प्यारे बच्चों, ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये एक शंकु के आकृति का है, ठीक है, इस शंकु के आकृति का है प्यारे बच्चों, बिल्कुल देख रहे हैं। नीचे इसका वृत्ताकार भाग होगा, थोड़ा शायद हल्का वृत्ताकार नहीं भाग बना होगा, लेकिन ये एक वृत्त के रूप में होता है प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल वृत्ताकार होता है, जैसे वृत्त की आकृति होती है बिल्कुल ऐसे ही होता है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं एक शंकु की आकृति का है। अब ये शंकु के आकृति का प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर किसकी बात मैं करने चल रहा हूँ। सबसे पहले इसके आयतन की बात करूँगा। अगर ये हमारा ठोस एक शंकु है, अगर ये एक ठोस शंकु है, मान लो ये मिट्टी से ही बना होता प्यारे बच्चों, तो पूरा का पूरा खोखला ना होता, या खोखला दिखाई पड़ा होगा, खोखला ना होता, एकदम पूर्णतः ठोस होता। और जब ये पूर्णतः ठोस होगा, अगर इसके आयतन की बात करेगा प्यारे बच्चों, तो आयतन का मतलब यही हो जाता है कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो मिट्टी लगा है, इसमें टोटल ठोस मिट्टी कितना लगा है, ये आयतन के अंतर्गत आ जाता है। या फिर अगर ऐसे ग्लास नुमा होगा बच्चों, इसमें कितना पानी आएगा बच्चों, तो जितना इसका आयतन होगा उतने ही पानी इसमें आएगा, ठीक है। कभी भी अगर एक शंकु के आयतन की बात करता है प्यारे बच्चों, आप निश्चिंत होकर के बताइए उसका आयतन जो मतलब कितना आयतन होगा, तो उसका आयतन का मतलब प्यारे बच्चों अगर एक ठोस है तो जिस पदार्थ से बना, मान लो लोहे से बना है वो, तो उस कितना लोहा लगा हुआ है
जितना उस शंकु का आयतन होगा उतना लोहा लगा हुआ है। अब अगर मान लो वो ठोस नहीं है, बिल्कुल ग्लास के आकृति का है, इस तरह से जैसे दिखाई पड़ रहा होगा बच्चों, अगर इस रूप में है तो अगर कितना इसमें पानी आएगा, तो आपका जवाब यही होगा कि जितना इस शंकु का आयतन होगा उतना इसमें पानी आएगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर ये बातें समझ में आ गई तो पहले इसके आयतन का फार्मूला बनाते हैं प्यारे बच्चों। और इसको मैं बता दूं, एक संबंध का सूत्र होता है बेलन और शंकु में। पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ। एक शंकु का आयतन का फार्मूला का क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिए शंकु का आयतन, ठीक है, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, 1/3 पाई r स्क्वायर एच। r इसकी त्रिज्या है, एच इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, दिमाग में बात रखिएगा। एक स्लांट हाइट है इसकी, एक तिरछी ऊंचाई है, एक तिर्यक ऊंचाई जिसे यल से व्यक्त किया गया है प्यारे बच्चों, वो यल से ही व्यक्त होगा। ये शंकु का आयतन है। अब अगर मैं 1/3 को अगर थोड़ा सा कुछ देर के लिए हटा दूं बच्चों, तो देखिए पाई r स्क्वायर एच। अब आपको याद होगा कि पाई r स्क्वायर एच किसका आयतन का फार्मूला है, बताओ किसके आयतन का फार्मूला पाई r स्क्वायर एच है? बिल्कुल बेलन के आयतन का फार्मूला है बच्चों। अगर बेलन के आयतन का फार्मूला पाई r स्क्वायर एच है तो और अगर 1/3 शंकु बोला जा रहा है, इसका मतलब बेलन और शंकु में कोई ना कोई संबंध होगा बच्चों, क्योंकि देख लो पाई r स्क्वायर एच बेलन का फार्मूला होता है और 1/3 केवल इसके आगे बढ़ा दिया गया है, तो ये किसका आयतन हो गया, एक शंकु का आयतन हो गया। ठीक है, अब जब ये एक शंकु का आयतन हो गया प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बेलन और शंकु में कुछ ना कुछ तो संबंध होगा। अगर आप थोड़ा सा भी अकल लगाएंगे तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अगर मैं एक बेलन ही बना के दिखाता हूँ, चाहे आप उसको थोड़ा सा, मैं एक ऐसे ही उदाहरण लेता हूँ कि एक शंकु का निर्माण कैसे हुआ प्यारे बच्चों। एक शंकु का निर्माण बच्चों एक बेलन से ही हुआ है। आप देखिए, ये बेलन पहले था, ठीक है, ये एक बेलन था जिसकी ऊंचाई क्या थी बच्चों, जिसकी ऊंचाई एच थी और त्रिज्या इसका क्या था बच्चों, आर था, जिसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई एच थी और त्रिज्या क्या था, आर था। ठीक है, अब अगर इससे शंकु बनाना था बच्चों, तो इसके 3 बराबर भाग काट लिए गए। देख लो, देखो एक भाग इधर चला गया, ये इधर चला गया, ठीक है, एक भाग इधर चला गया। अब आप देख सकते हैं इसी बेलन से शंकु निकाला गया। त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ऊंचाई में कोई नहीं परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इसके देखिए एक भाग ये देख लीजिए, एक भाग ये देख लीजिए, दिखाई पड़ रहा होगा, एक भाग ये देख लीजिए, 3 भाग आपको दिखाई पड़ रहा होगा बच्चों। तो अब तीसरा भाग जो इसका दिखाई पड़ रहा होगा, अगर इसके 3 भाग हुए थे, उनमें से एक भाग अगर बेलन बन रहा है बच्चों, एक भाग बेलन बन रहा है, तो इसका मतलब यही हो गया। अगर इसका आयतन के अनुसार देखा जाएगा प्यारे बच्चों, अगर ये पूरा का पूरा बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर एच है बच्चों, और किसी भी भाग को यदि 3 बराबर भागों में बांट दो बच्चों, तो उसका एक भाग या प्रत्येक भाग उसका 1/3 के बराबर होता है। तो यहाँ पर आयतन के अनुसार एक बेलन के 3 बराबर भागों में आपने बांटा है बच्चों, और 3 बराबर भागों में से एक भाग इसका बेलन भी है बच्चों। तो इसका मतलब क्या है, बेलन का जो आयतन होगा वो बेलन का, शंकु का जो आयतन होगा प्यारे बच्चों, वो बेलन के आयतन का क्या होगा, 1/3 होगा, क्योंकि बेलन को ही तो 3 बराबर भागों में बांटा गया, उसके एक भाग को ही तो शंकु कहा गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर कभी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन करता है कि एक धातु के बेलन और शंकु में क्या संबंध होता है, बेलन और शंकु के आयतन में क्या संबंध होता है प्यारे बच्चों, तो आयतन की बात अगर कर लो तो आयतन में बच्चों यही संबंध होता है कि जो बेलन का आयतन होता है वो शंकु के आयतन का 3 गुना होता है। बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना होता है, या ये कह सकते हो कि जो शंकु का आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। ठीक है, बेलन का आयतन का 1/3 होता है। देखो यहाँ दिखाई ही पड़ रहा होगा। अभी ये देखो, मैं यहाँ पर अगर बेलन का आयतन लिख दूँ तो 1/3 हो जाएगा ना। 1/3 किसका आयतन, बेलन का आयतन ही तो होगा बच्चों। तो कभी भी एग्ज़ाम में कभी भी ये एक नंबर, मतलब ये मान के चलिए एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बेलन के आयतन और शंकु के आयतन में क्या संबंध होता है, तो आपका सीधा जवाब होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा कि बेलन का आयतन हमेशा शंकु के आयतन से बड़ा ही होगा अगर उसी बेलन में से ही शंकु निकाला गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेलन का आयतन और शंकु के आयतन में संबंध आ गया
कि शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। ठीक है, अब या क्वेश्चन ये घुमा के कर सकता है कि बेलन का आयतन शंकु के आयतन का कितना होता है। बेलन का आयतन शंकु के आयतन का कितना होता है, तो बेलन का आयतन 3 गुना होता है। बेलन का आयतन 3 गुना होता है, बेलन बड़ा है इसलिए 3 गुना, शंकु छोटा है इसलिए 1/3 लिख दोगे आप। ठीक है, बातें क्लियर। चलिए आते हैं, ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल, चाहे कहीं नोट भी कर लीजिए कि जो बेलन का आयतन होता है वो उसी ही बेलन से कटे शंकु के आयतन का 1/3 होता है। ठीक है बच्चों, चलिए बेलन शंकु का आयतन हो गया। अब इसके बाद शंकु का वक्रपृष्ठ देख लीजिए बच्चों, शंकु का वक्रपृष्ठ देख लीजिए, शंकु का वक्रपृष्ठ। अब शंकु का वक्रपृष्ठ की अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ पर एक बात क्लियर कर लो, इसका फार्मूला बच्चों पाई आर यल होता है, पाई आर यल होता है। क्लियर। अब यहाँ पर यल स्लांट हाइट इसकी बच्चों, यहाँ पर इसकी यही ऊंचाई ली जाती है। कभी भी अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो प्यारे बच्चों तो यही देख लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर यही चारों तरफ ये चित्र इसमें आ जाइए, देखिए बिल्कुल क्षेत्रफल का मतलब वक्रपृष्ठ का मतलब बच्चों यही जो कागज़ दिखाई पड़ रहा होगा बच्चों, ये टोटल का टोटल ये जो कागज़ वाला भाग है यही इसकी क्या है, वक्र पृष्ठ है, यही इसका वक्र पृष्ठ है, ये चारों तरफ इसका वक्र पृष्ठ है। तो इसका वक्र पृष्ठ कभी भी, वक्र पृष्ठ मतलब क्या, क्षेत्रफल ही तो होता है। अब इसका अगर क्षेत्रफल निकालना प्यारा बच्चों, देखिए यहाँ पर पतला है तो उससे चौड़ा हो गया, इससे चौड़ा हो गया, इससे चौड़ा हो गया, इससे चौड़ा, यहाँ पर अधिक चौड़ा हो गया। तो अगर इसके क्षेत्रफल की बात होगी बच्चों, देखिए ये इसकी तिर्यक ऊंचाई ली जाएगी, इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई नहीं ली जाएगी, तिर्यक ऊंचाई ली जाएगी, तो उसी से निकल पाएगा। और तिर्यक ऊंचाई ये भी जान लीजिए कि किसी भी शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी निकालना सीख जाओ, कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई के लिए बच्चों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, शंकु यल का मान अगर निकालना है तो ऐसे भी आप बता सकते हो यल का मान कैसे निकलेगा, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज था बच्चों, आप देखिए भूलिएगा नहीं, ये एक समकोण त्रिभुज था, इसका आधार आर था, ऊंचाई इसकी देखो आधार आर था, लंब इसका यच था और ये कर्ण यल है। तो आपको मालूम है कि समकोण त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय लग जाता है बच्चों। तो कहने का मतलब अगर आपको ये तिरछी ऊंचाई निकालनी है तो बच्चों तो पाइथागोरस प्रमेय निकाल लो, पाइथागोरस प्रमेय लगा लो आप कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई बच्चों जो होती है वो किसके बराबर होती है। अब ये निकालना बिल्कुल आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आप ये जानते हो बच्चों कि इसका यल का जो मान होता है वो यहाँ पर कर्ण का कार्य कर रहा है, और कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर होता है। लेकिन अगर कर्ण निकालोगे बच्चों तो ये हो जाएगा आधार का, यानी हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई का जो फार्मूला प्यारे बच्चों यही होता है, यल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। क्लियर? चलिए, अगर ये बातें क्लियर हो गई है तो अब यहाँ पर हमने जो शंकु का वक्रपृष्ठ कर लिए, फार्मूला लिखा है पाई आर यल लिखा है बच्चों, तो यल के स्थान पे आप वो डायरेक्ट लिख सकते हो कि कभी मान लो यल नहीं मालूम है, एच आर मालूम है, तो यहाँ पर लिख सकते हो पाई आर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये समझ में आया? ये तिरछी ऊंचाई का ही फार्मूला है बच्चों। यल अगर मान लो डायरेक्ट आपको नहीं मालूम है, आप एच आर मालूम है, तो यही करोगे, पहले यल निकालोगे फिर मान रखोगे। अच्छा क्या डायरेक्ट इसी फार्मूले का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, अगर शंकु का वक्रपृष्ठ मालूम हो गया तो ये शंकु का वक्रपृष्ठ मतलब समझ के कौन सा भाग, इसके जो भाग लगे हुए, जैसे आप बर्थडे वाली टोपी देखते हो, जितने दूर में चमकीला भाग लगा रहता है, सर पर लगाने के बाद जितना भाग इसका ऊपर दिखाई पड़ता है वो टोटल, और टोटल भाग उसका वक्रपृष्ठ होता है। ठीक है बच्चों, कितने सूत्र आपने देखा, इस शंकु के आयतन का फार्मूला आपने देखा, शंकु के आयतन का फार्मूला आपने देखा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है प्यारे बच्चों। इसके वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर यल होता है, जो कि पाई आर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। और इसका यल का मान कैसे निकाला जाता है? यल का मान बिल्कुल आसान है, यल का मान वही अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से निकालोगे। और कैसे आता है इसको हमने बता दिया, समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब आते हैं इसके संपूर्ण पृष्ठ की। एक शंकु के संपूर्ण पृष्ठ की कल्पना कैसे करते हो बच्चों? एक शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकाला जाता है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बच्चों इतने ही फार्मूले कह सकते हो, एक ये, 2, 3 और एक 4 फार्मूले पूरा का पूरा ये आपका टॉपिक होगा। बिल्कुल एकदम आसान सा टॉपिक होगा बच्चों, लेकिन तब होगा आसान
जब ये आप इसके सूत्र और फार्मूले, जितने सूत्र हैं, जितने कॉन्सेप्ट हैं, चित्रों को आप समझ पाओगे, तभी बच्चों आपके लिए आसान होगा। अन्यथा बस वही होगा कि आप पढ़ के ख़त्म तो कर लोगे, लेकिन 4 दिन बाद आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उतर जाएगा। इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिए और आप इसको अभ्यास भी करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण पृष्ठ के लिए बच्चों आप समझ जाइए कि संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। अब अगर जिस बड्डे वाली टोपी की बात की जाए, जैसे अभी यही पे हमारे पास है, तो इसका वक्र पृष्ठ ये हो गया प्यारे बच्चों। और नीचे भी अगर यहाँ पर लग जाए, कागज़ लग जाए, नीचे भी कागज़ लग जाए प्यारे बच्चों, तो ये पूर्णतः ढक जाएगा। तो आप देखिए नीचे जो भाग बनेगा, ये भाग अगर कागज़ से ढक लिया गया है, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए ये वक्र पृष्ठ भी शामिल होगा। और ये जो वृत्तीय आधार नीचे दिखाई पड़ रहा होगा, ये भी एक क्षेत्रफल ही दिखाएगा, क्योंकि जब कागज़ से आप ढक लोगे बच्चों, तो ये पूरा का पूरा एक आधार ही दिखाई पड़ेगा। और ये जब आधार दिखाई पड़ेगा, तो ये आधार का क्षेत्रफल जब वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में जोड़ दोगे प्यारे बच्चों, तो ये टोटल का टोटल आपका संपूर्ण पृष्ठ इसका हो जाएगा। ठीक है, अभी यही से ढका होता है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर मैं ढक दे रहा हूँ, इसको ढक दे रहा हूँ, ये देखिए ऐसे देखना, ऐसे ऐसे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये दूसरे वृत्त को देखो, यहाँ ढका हुआ है, तो ये पूरा का पूरा कागज़ ढका। अब संपूर्ण पृष्ठ की बात होगी बच्चों, नीचे का क्षेत्रफल, नीचे एक वृत्त के आकृति का होता है, नीचे एक वृत्त का आकृति का होता है। तो वृत्त के आकृति का अगर ये बच्चों है, तो इसका क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर ही होगा। वक्र पृष्ठ में वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ दो, ये इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है। बिल्कुल आसान हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए इसके वक्र पृष्ठ में वृत्तीय आधार का, वक्र पृष्ठ में क्या करोगे बच्चों, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में आप वृत्तीय आधार के क्षेत्रफल को क्या कर दोगे, वृत्तीय आधार के क्षेत्रफल को जोड़ दीजिए। वक्र पृष्ठ बच्चों इसका पाई आर यल होता है, और वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। क्लियर, नीचे वृत्त के रूप में होगा, ये नीचे जो भाग होगा, ये वाला भाग, ये इसका वृत्त के आकृति का होगा। तो जब वृत्त के आकृति का होगा, तो आप पाई आर स्क्वायर लगा दो। अब दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, देखिए पाई आर कॉमन है। जब पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो यल प्लस आर के रूप में ये आपका आ जाएगा। ये इसका संपूर्ण पृष्ठ। यहाँ पर आप इसको रटने के लिए इसका ये आपका सरफेस एरिया यस से बेक कर दो, ये वॉल्यूम एफ वी से बेक कर दो। यहाँ पर मैं इसको आयत में घेर दे रहा हूँ, और ये यस से बेक कर दो बच्चों। ठीक है, चाहे पूरा का पूरा घेर दो। और ये आपका टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है, टी एस लिख दो बच्चों। ये आपका मेन फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, कभी कभी ये आपके इतने फार्मूले हो गए, 4 फार्मूले हो गए, इसको अच्छे से रटना है। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी करता है प्यारे बच्चों कि एक शंक्वाकार तंबू बनानी है, तो शंक्वाकार तंबू बनाने में कितना किरमिच लगेगा, यानी कितना चद्दर लगेगा, कितना पन्नी लगेगा। बच्चों कभी भी ध्यान रखेंगे, अगर कभी भी शंक्वाकार कोई भी आकृति बनानी है, तंबू बनाना है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये आपका ये शंक्वाकार, ये जो इसका चद्दर लगेगा बच्चों, यही लगेगा। क्योंकि नीचे टेंट के नीचे जो बच्चों यहाँ पर किरमिच नहीं लगेगा, चद्दर नहीं लगेगा, क्योंकि नीचे ज़मीन ही होगी। तो कभी भी अगर इसके सवाल में ये कहता है कि इसके शंक्वाकार भाग को ढकने के लिए कितने चादर की आवश्यकता होगी, कितने किरमिच की आवश्यकता होगी प्यारे बच्चों, तो समझ लेना इसके वक्र पृष्ठ की ही बात करेगा, वो केवल इसके वक्र पृष्ठ की ही बात करेगा। ठीक है, चलिए हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही समझाएंगे प्यारे बच्चों। बस इतना ध्यान रहे कि ये फार्मूले आपको याद रहने चाहिए। जब ये फार्मूले याद रहेंगे, तो मेरी गारंटी है बच्चों कि आप किसी भी सवाल को जैसे ही पढ़ोगे, आप आसानी के साथ सूत्रों का प्रयोग करके लगा लोगे। क्योंकि मैंने बोला है, मेंसुरेशन में कोई ऐसा हाई डोज का क्वेश्चन नहीं आता प्यारे बच्चों कि जो आपको बहुत ज़्यादा समय सोचने के लिए मजबूर करे। कि फार्मूले पे, बिल्कुल फार्मूले पे आते हैं। अगर आपने चित्र बना लिया, फार्मूला समझ के किसको किससे व्यक्त किया गया है, तो बिल्कुल आसान तरीके से आप उस सवाल को लगा लोगे। बहुत हाई डोज के क्वेश्चन नहीं होते हैं, क्योंकि मेंसुरेशन अपने में भी एक बहुत अच्छा टॉपिक होता है। और उसमें भी आपके, चाहे वो आपका यूपीएसआई लेवल का पेपर हो, चाहे वो आपका सीजीएल लेवल का पेपर हो प्यारे बच्चों, आप किसी भी लेवल का, हाई लेवल का पेपर ले लीजिए, तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन इस तरह का नहीं आता है कि जो आपको पूरी तरह से कंफ्यूज कर दे। नहीं, अगर आपको
चित्र मालूम है, उसका चित्र कैसे बनता है, उसके फार्मूले क्या क्या हैं, तो आसानी के साथ लगा लोगे बच्चों। ठीक है। दूसरी बात, मैं उन बच्चों को एकदम बता देना चाहता हूँ जो बच्चे जैसे रीट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बच्चे यूपी टेट, क्योंकि 15 जून के बाद आपका हो सकता है यूपी टेट के फॉर्म पढ़ने शुरू हो जाए, क्योंकि अब ये इधर तो 8 मई से पढ़ना था, लेकिन चूँकि कोरोना की वजह से डेट टल गया यूपी टेट वालों का। लेकिन जल्द ही 15 जून के बाद से इन लोगों को ये ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो वो बच्चे भी ध्यान रखें जो चाहे सी टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं। ये मेंसुरेशन का जो पार्ट चल रहा है बच्चों, उनमें कहीं ना कहीं आपसे जो क्वेश्चन शुरुआती दौर के जो वीडियो होते हैं किसी भी टॉपिक के, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं प्यारे बच्चों, आपको उनको ज़रूर ध्यान रखना है। अगर वो आप ध्यान से पढ़ लिए, सूत्रों को रट लिए, तो उससे ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन प्यारे बच्चों नहीं आता है। और मैं ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि सी टेट के जो टॉपिक होते हैं बच्चों, जो आपके क्वेश्चन आते हैं ना, उस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, अभी पिछला जो सी टेट का पेपर आया था प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखिए तो उसमें चित्रों की परिभाषा पे आधारित ऑप्शन दिए थे पेपर। उस ऐसे ऑप्शन दिए थे, एक समबाहु त्रिभुज की परिभाषा किस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों। अगर आपको समबाहु त्रिभुज की परिभाषा नहीं मालूम है तो ऐसे क्वेश्चन को गलत कर दोगे। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कहीं ना कहीं आपको परिभाषा ज़रूर उसका आना चाहिए, वो चित्र की परिभाषा के साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब जाकर के उसका सही जवाब दो लोगे बच्चों। क्योंकि सिलेक्शन के लिए 1 नंबर आपके लिए काफ़ी होता है, 1 नंबर से सिलेक्शन रुकता है, 1 नंबर सिलेक्शन हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, हर तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं आपको डिस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्ट बताता हूँ और शॉर्ट ट्रिक से हल कराता हूँ प्यारे बच्चों। तो ये ध्यान रखिएगा कि इनमें जितना जिस ढंग से बताया जा रहा है उसको एकदम बढ़िया से लगाइए प्यारे बच्चों। आइए हम आपको जितने भी फार्मूले बताए गए, सभी फार्मूलों पे कुछ सवाल लेकर के बेसिक चीज़ें उससे स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको पूरी तरह से बातें क्लियर हो जाएँ। आइए अगले क्वेश्चन, आइए बच्चों शंकु के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, एकदम आसान सा, बिल्कुल फार्मूले पे आधारित ही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यदि आपको सूत्र आपने नोट कर लिया है, याद कर लिया है, तो देखिए इस क्वेश्चन को लगाना बेहद आसान है। सवाल को पढ़ते हैं, सवाल क्या कह रहा है उसको ध्यान देते हैं। देखिए दिया है, एक शंकु की ऊंचाई 9 मीटर तथा उसका अर्धव्यास अर्धव्यास बच्चों मतलब क्या, जल्दबाजी में लोग गलती कर जाते हैं। ये अर्धव्यास है, अर्धव्यास मतलब क्या, व्यास का आधा मतलब त्रिज्या। लोग इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत होना। 4 मीटर है, यानी त्रिज्या इसकी 4 मीटर है, तो उसकी तिरछी ऊंचाई क्या होगी, यानी यल का मान पूछ रहा बच्चों। अब अच्छा, कभी कभी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप अगर फार्मूले, जिस सवाल को पढ़िए, यदि आपको लगता है कि फार्मूले कौन से लगेंगे, थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि जो बच्चों बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन को, उनको थोड़ा सा समझ में नहीं आता कौन सा फार्मूला कहाँ लगाया जाए। एक तो पहली बात, इसने पूछा तिरछी ऊंचाई याद कीजिए, तो क्लियर है आपको यल का मान निकालना है, यल का मान निकालना है। तो यल बराबर आपको सूत्र याद ही होना चाहिए कि यल बराबर क्या होता है, यल बराबर √h² + r²। ये फार्मूला आपको बताया गया तिरछी ऊंचाई के लिए, ध्यान है। अब अगर मान लो ये चीज़ें आपको नहीं याद है आपको, तो इतना तो देखो क्या क्या दिया है। इसने ऊंचाई दी h 9 मीटर, ठीक है। अर्धव्यास यानी त्रिज्या r का मान दिया 4 मीटर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर h दिया है और r दिया है, ये दोनों चीज़ें दी गई हैं। तो अब यहाँ पर यल का मान पूछ रहा है प्यारे बच्चों। अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, क्या क्या दिया, क्या क्या पूछ रहा है, जो कि इतना समय आपके पास नहीं होता है, लेकिन आप आसानी के साथ इसको तेज़ी के साथ लगा सकते हो प्यारे बच्चों। कि यल का मान पूछा इसने √h² + r², जो कि बच्चे मौखिक लगा लिए होंगे कि कभी भी h और r का मान दिया, यल का मान पूछ रहा है, तो दोनों के वर्गों का योग का वर्गमूल निकाल लो 9 का। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका 9 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों, 9 का वर्ग हो जाएगा भाई, 9 का वर्ग हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक है। 4 का वर्ग हो जाएगा, 9 का वर्ग 81 होगा बच्चों, और ये 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। जोड़ दो, 6 1 7 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 97। यल का मान प्यारे बच्चों कितना हो गया, √97। अब आप ऑप्शन में देखो, 97 √97 में जिसमें होगा वही सही है। बिल्कुल देखो, फार्मूले पे रखा था। और यहाँ पर कुछ बच्चे ध्यान रखें, फार्मूला इस तरह से रटे कि उनको ध्यान रहे कि इस पूरे सवाल में क्या क्या दिया गया है। पूरे सवाल में जो जो दिया गया, जैसे इसने कहा यल का मान निकालो, तो आपको मालूम था कि h दिया है, r दिया गया है,
वर्ग करके जोड़ के वर्गमूल निकाल लो। भाई 9 का वर्ग 81 और 4 का वर्ग 16, 81 और 16 बच्चों कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। अब 97 का वर्गमूल निकाल लो। अब 97 का वर्गमूल अगर प्यारे बच्चों निकालोगे तो भाई ऐसे ही आएगा √97, और नहीं तो भाग 20 से आप निकाल लो। अगर आप देखिए आप भाग 20 से निकालोगे तो 97 को ऐसे लिखोगे, कितने से कटेगा, 9 से कटेगा, 9 9 81 हो गया, ये आ गया। यहाँ पर 6 हो गया और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 18 हो गया, दशमलव बढ़ा लिया, 0 बढ़ गया 2। अब कितने से ले जाओगे बच्चों, कितनी बार ले जाओगे, 9 8 72। अगर 9 बार ले जाते हैं यहाँ पर, 9 बार ले जाओगे तो ये आपका लगभग जाएगा, देख लो 9 9 81 ज़्यादा हो जाएगा, 8 ही बार ले जाओ बच्चों, 8 ही बार ले जाओ। 8 बार ले जाओगे तो ये लगभग आपका 9.8 के करीब आएगा। तो जो ऑप्शन में 9.8 के इर्द गिर्द होगा बच्चों वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रहे कि इस तरह के सवाल आप लगा सकते हो। बस इतना ध्यान रहे कि जो फार्मूले हैं वो आपको फार्मूले अच्छी तरीके से आने चाहिए। ठीक है, चलिए अगर ये सवाल समझ में आ गया, बिल्कुल इसी के नीचे एक सवाल मैंने और लिखा है, उस सवाल को समझिए क्या कहा है और क्या पूछ रहा है। जैसे इसमें पूछा क्या, 8 मीटर ऊंचे तथा 12 मीटर व्यास के शंक्वाकार तंबू के निर्माण में कितनी चादर लगेगी। अब इतना मैंने अभी जब कॉन्सेप्ट चल रहा था तो मैंने आपको बताया था कि अगर तंबू बनाने के लिए चादर की बात करता है तो इसका मतलब वक्रपृष्ठ की ही बात करता है। ठीक है बच्चों, मैंने बोला था कि चादर पूछ रहा हो या उस किरमिज की आवश्यकता कितनी बढ़ेगी, बिल्कुल इसको मैंने अभी जब उस जो फार्मूला आपको बता रहे थे उसी से बताया था। तो यहाँ पे लास्ट में बोला है कि चादर, कितने चादर की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसका मतलब हमको क्या निकालना है, वक्रपृष्ठ निकालना है, यानी पाई आर एल की आवश्यकता है हमको, पाई आर एल की आवश्यकता है प्यारे बच्चों। तो पाई आर एल आपको निकालना है, इसके वक्रपृष्ठ को निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला हमने बोला भी था बच्चों कि इसका फार्मूला क्या होता है, एक बार रिपीट कर सकते हो। फार्मूला इसका बच्चों बिल्कुल आसान सा है कि वक्रपृष्ठ के लिए पाई आर एल होता है। यदि आपको लगे कि पाई आर एल, अब यह ऊंचाई दी गई है, व्यास यानी व्यास इसकी त्रिज्या आधी हो जाएगी, व्यास का आधा करोगे त्रिज्या हो जाएगी। तो एक चीज़ क्लियर कर लो, लिखने की ज़रूरत नहीं बच्चों, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए मैं बता दूँ, इस क्वेश्चन को यदि लगाना है तो यच बराबर ऐसे ही लिख लो, 8 मीटर, 8 मीटर है और इसका व्यास दिया बच्चों, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 12 है तो आधा कर दोगे 6 हो जाएगा। ये ध्यान रहे, कहाँ से आया ये समझ पा रहे हो, व्यास का आधा त्रिज्या कर दोगे तो 6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर आपसे कितने चादर लगेगी ये पूछ रहा है तो इसका मतलब इसका वक्रपृष्ठ निकालना है। और वक्रपृष्ठ के लिए आपके लिए फार्मूला मैंने बताया था कि सरफेस एरिया जो बच्चों होता है वो पाई आर एल होता है। ठीक है, अब अगर आपको लग रहा है सर एल, एक बार एल निकालना पड़ेगा तो निकाल लो बच्चों, चाहे एल निकाल लो चाहे डायरेक्ट इसका मैंने फार्मूला बताया था प्यारे बच्चों कि पाई आर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एल का मान अभी आप लोगों ने रटा है कि तिर्यक ऊंचाई इसकी जो होती है भाई, तिर्यक ऊंचाई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर होती है। आपको डायरेक्ट इसे मान रखना है प्यारे बच्चों, डायरेक्ट इसे मान रखना है। पाई के स्थान पे चाहे तो 22/7 रख सकते हो प्यारे बच्चों, और नहीं तो आप जो है पाई को रहने दो, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार आपको जवाब देना है। ऑप्शन में अगर पाई के रूप में ऑप्शन दे रहा है तो आपको पाई का मान नहीं रखना है। यदि पाई का मान के रूप में मतलब पाई नहीं है ऑप्शन में तो इसका मतलब पाई का मान 22/7 उसने रखा है। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पे आर के स्थान पे आपको क्या रखना बच्चों, 6 रखना है। अंडर रूट एच स्क्वायर यानी आपका कितने का वर्ग, 8 का वर्ग हो जाएगा। फिर आर का स्क्वायर मतलब 6 का वर्ग हो जाएगा। बिल्कुल देखिए आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा, पाई गुणे 6 हो जाएगा बच्चों, और ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 8 × 64 हो जाएगा, और ये 6 के 36 हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा पाई गुणे 6 हो जाएगा, और ये अंडर रूट 100 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे गुणा का निशान लगा सकते हो प्यारे बच्चों, गुणा का निशान लगा सकते हो। ये हो गया पाई गुणे 6 हो गया, और ये अंडर रूट 10 मतलब 100 का मान कितना होता है बच्चों, 100 का वर्गमूल निकालोगे 10 आएगा, तो ये 10 हो गया, अर्थात ये हो गया 60 पाई हो गया। क्लियर, आपको आगे अगर ऑप्शन को देखना बच्चों, अब पाई का मान मैंने देखो यहाँ नहीं रखा 22/7, क्यों नहीं रखा, क्योंकि कटेगा ही नहीं, दशमलव निकालने से अच्छा है आप ये चीज़ें ऑप्शन के हिसाब से करिएगा। यदि ऑप्शन में पाई होगा तो इसे उत्तर यहीं पे आ गया, और अगर पाई नहीं होगा तो पाई का मान 22/7 निकाल करके 60 गुणे 22/7 रखोगे, और इसको कैंसिल करके फिर 22 गुणा करो,
ये करना पड़ेगा। और नहीं भाई पाई के रूप में आंसर है, ज़्यादातर वो पाई के रूप में आंसर देता है, नहीं देता है तो आप जो है 22/7 रख करके सरल करके इसके मान को निकाल लोगे। बताओ, आसान सा है, एकदम बिल्कुल आसान सा है बच्चों सवाल। ये सब बिल्कुल बेसिक सवाल है जो आपको ये सूत्र को रटने में मदद भी करेंगे, और छोटे जितने इस तरह के परीक्षाएं हैं जो आपको लगता है कि आसान परीक्षा है, उन परीक्षाओं के लिए बेहद अच्छे क्वेश्चन हैं बच्चों। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले फार्मूले से जो क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, आइए चलते हैं। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस शंकु के आधार की परिधि 33 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस शंकु का आयतन कितना होगा। ठीक है, अब उस शंकु, एक शंकु की जो आकृति बच्चों आपको मालूम है किस तरह से होती है। एक अब ठोस बोला है तो इसका मतलब टोटल ये ठोस ही होगा बच्चों, ये इस तरह से पूरी तरह से। अब इसके आधार की परिधि दी गई है। आधार बच्चों इसकी वृत्ताकार होती है, ध्यान रखिएगा, ये वृत्ताकार के रूप में होती है आधार की। ये जो आधार वाला भाग होता है इसका वृत्ताकार होता है। इसकी परिधि दिया है बच्चों, इसकी परिधि दिया गया। अगर इसकी त्रिज्या हम r मानते हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल देखिए, अगर इसकी त्रिज्या r मानते हैं, इसका मतलब सवाल ने क्या दिया है, इसकी परिधि दी गई, जो जो दिया वैसे लिख दो। जैसे परिधि दिया है 2πr, एक वृत्त की जो, क्योंकि एक शंकु का जो आधार का परिधि है बच्चों, आधार एक वृत्त के रूप में होगा, तो अगर शंकु का परिधि दिया है इसका मतलब वृत्त का परिधि दिया है, तो 2πr के बराबर होगा 33 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी बात क्या कह रहा है, 16 मीटर ऊंचाई है, यानी h भी दिया है। ऊंचाई कितनी दी, 16 मीटर। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर दी गई और परिधि इसकी 33 सेंटीमीटर। क्लियर, ये दो बातें इसने क्लियर किया है। अब अगर इसके आयतन की बात कर रहा है प्यारे बच्चों, तो आयतन के लिए ऊंचाई देखो, एक शंकु का आयतन के लिए आपको याद होगा, एक शंकु का जो आयतन होता है, एक शंकु का जो आयतन होता है, एक शंकु का जो आयतन होता है वो आपका पाई 1/3πr² होता है। एक शंकु का जो आयतन होता है प्यारे बच्चों 1/3πr² होता है। तो आपको लगाना है शंकु का आयतन, लेकिन शंकु का आयतन निकालने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिए कि यहाँ मैं लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, शंकु का आयतन। ठीक है, आयतन के लिए फार्मूला आपको याद है 1/3πr²h। क्लियर, अब आपको त्रिज्या चाहिए बच्चों और ऊंचाई चाहिए। अगर आयतन निकालना है तो त्रिज्या चाहिए और क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए। तो ऊंचाई तो मालूम है, त्रिज्या कैसे निकलेगा, 2πr का मान देख लीजिए यहाँ पर दिया है। आप एक काम करो, 22/7 मान रख दो इसका, 2 गुणे 22/π का मान 22/7 रख दो। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और त्रिज्या निकालना है बच्चों, गुणे r कर दो, बराबर कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अब आप देखिए इनको सरल कर लीजिए तो 11 दूनी 22 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और 11 तियाँ 33 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4r/7 हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3, और तिरछा गुणा कर दोगे प्यारे बच्चों तो 4r बराबर हो जाएगा 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और r बराबर हो जाएगा 21/4। ये क्या आया, इसका ध्यान देंगे, ये क्या आया। अगर आपको थोड़ा सा क्लियर कम दिखाई पड़ रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको और छोटा लिख देता हूँ प्यारे बच्चों। आप देखिए यहाँ पर 2πr यानी 2 गुणे 22 इसका 7 मान हो जाएगा। r निकालना ही निकालना है क्योंकि h मालूम है, आयतन के लिए r की आवश्यकता है, यहाँ पर 33 हो गया। अब आप देखिए इनको सरल कर सकते हैं, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 तियाँ 33 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर आप देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, 4r/7 बराबर बच्चों हो जाएगा 3, तिरछा गुणा हो जाएगा तो 4r बराबर बच्चों हो जाएगा 21 हो जाएगा। क्लियर, r बराबर कितना हो जाएगा, r यहाँ गुणे ग्रुप में भाग करेगा तो आ जाएगा 21/4। ये बच्चों r का वैल्यू आ गया। क्लियर, ये r की वैल्यू आ गई। अब जब r की वैल्यू आ गई है बच्चों तो यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर वही r का मान रख दो, r का मान यहाँ रखोगे और h का मान तो यहाँ से मिल ही जाएगा क्योंकि सवाल में ही दिया गया था, कोई अलग से आपको नहीं सोचना है यहाँ पर। तो अब आयतन अब निकालना है तो 1/3 रख दो, पाई के स्थान पे आप 22/7 रख दो, r के स्थान पे प्यारे बच्चों आपको कितना रखना है, 21/4 रखना है। तो 21/4 का वर्ग लिखने के बजाय आप 21 गुणे 21/4 21/4 2 बार लिख दो, वर्ग था यहाँ पर। h के स्थान पे बच्चों कितना 16 है, देख लो। अब आप यहाँ पे देख लो, इनको सरल कर सकते हो, देखो 4 चौका 16 बच्चों, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, दिखाई पड़ रहा होगा।
अब आप देखिए ये 7 त्रिक 21 हो जाएगा और 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास केवल और 22 और 21 बच रहा है, दिखाई पड़ रहा होगा। 22 और कितना बच रहा है बच्चों, 21 बच रहा है। तो 22 गुणे 21 कर लो आप। 22 का पहाड़ा आप डायरेक्ट पढ़ सकते हो। 22 के 22 हो जाएगा बच्चों, लिखा जाएगा 2, हासिल कितना आएगा 2 आएगा। और 22 दूना 44 और 44 और बच्चों 2 कितना हो जाएगा 46, 462 यही घन सेंटीमीटर आ जाएगा। 462 घन सेंटीमीटर ये इस शंकु का आयतन आ जाएगा, ठोस शंकु आयतन। अब देखिए चारों ऑप्शन में ए बी सी डी में आपका जो ये तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर बच्चों, यही बिल्कुल सही है। आप देख सकते हो आसानी के साथ, कुछ करना ही नहीं पड़ा। ये 1 से 2 लाइन का कैलकुलेशन था। ये तो मैं इतना डिटेल आपको बता रहा हूँ कि आप जिससे किसी स्टेप को भूलो नहीं, या फिर उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बिल्कुल कहीं ना कहीं पहली बार मेंसुरेशन पर शंकु का टॉपिक पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए एकदम आसान तरीके से समझने के लिए है। और जिन बच्चों का थोड़ा सा कैलकुलेशन स्ट्रांग है बच्चों, वो केवल फार्मूला देखें और इसके बाद जो मान रखा है उस पर उठा करके आर का मान निकाल करके रख देंगे, तुरंत आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों। चलिए, अगर ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों, आते हैं अगले एकदम बिल्कुल आसान से क्वेश्चन से, जो कि बेसिक मैंने बोला है अच्छे क्वेश्चन होंगे बच्चों, बेसिक ही होंगे लेकिन अच्छे क्वेश्चन होंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आप देखेंगे इसमें समझिए एक ही क्वेश्चन लेकिन इसके 2 भाग हैं, एक ऊंचाई पूछ रहा है, दूसरा संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। देखिए, किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर तथा इसकी तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई तथा संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा या क्या होगी। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ पूछा है और उसकी ऊंचाई पूछा है। तो बच्चों यहाँ पर ऊंचाई जो पूछ रहा है वो उसके ऊर्ध्वाधर ऊंचाई की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। ये इसके ऊर्ध्वाधर ऊंचाई की, क्योंकि केवल जब ऊंचाई बोलेगा तो वो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के लिए होगा, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई के लिए या तिरछी ऊंचाई के लिए वो शब्द का प्रयोग करेगा। यल के मान के लिए बच्चों तिरछी ऊंचाई बोलेगा या तिर्यक ऊंचाई बोलेगा, लेकिन अगर केवल ऊंचाई बोल रहा है तो इसका मतलब वही ऊर्ध्वाधर ऊंचाई की बात होगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्या क्या दिया है उसी को पहले नोट करते हैं। पहले जैसे वृत्तीय आधार, शंकु के वृत्तीय आधार की परिधि दी गई बच्चों, हमने शंकु बनाया था, हमने बताया था किस तरह से इसका जो नीचे वाला भाग होगा वृत्ताकार होगा। ठीक है, अब इसकी परिधि अगर दी गई बच्चों, इसकी त्रिज्या आर है, अगर इसकी परिधि दी गई इसका मतलब 2 पाई आर का मान दिया गया है। ठीक है, 2 पाई आर का मान इसने दिया है, यहाँ पर देख ले 2 पाई आर का मान दिया, नोट कर लो। 2 पाई आर बराबर कितना दिया बच्चों, ये 44 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर मान रख कर के पहले आर का मान क्लियर कर लो। 2 गुणे 22/7 आर निकालना है 44। एक चीज़ तुरंत इसी समय और भी नोट कर सकते हो बच्चों, इसकी तिर्यक ऊंचाई यल का मान भी दिया है, यल का मान नोट कर लो, यल का मान दिया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको नोट कर लेते फिर हल करते हैं। अब यहाँ पर 2 पाई आर बराबर 44 सेंटीमीटर दिया था, तो आप यहाँ पर पाई का मान 22/7 रख दिए। अब यहाँ पर देखो ये 22 दूना 44 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और 2 से 2 कैंसिल, 1 आ जाएगा। 7 का तिरछा गुणा हो जाएगा, यानी r/7 बराबर 1 आया है, तिरछा गुणा करोगे r बराबर 7 हो जाएगा। क्लियर, यानी ये जो शंकु है इसकी त्रिज्या बच्चों 7 आ गई। क्लियर, इसकी त्रिज्या कितनी आ गई, 7 आ गई। और तिरछी ऊंचाई यल का मान सवाल ने पहले दिया 25। अब आपसे ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पूछा है प्यारे बच्चों, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पूछा है। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के लिए आपको बिल्कुल वही आपको तिर्यक ऊंचाई वाले फार्मूले लगाने प्यारे बच्चों, कुछ और नहीं करना है। यल के लिए फार्मूला √h² + r² होता है, या फिर इसी फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, वर्ग करोगे बच्चों l² बराबर h² और प्लस क्या हो जाएगा r² हो जाएगा। अब आप मान रख करके h का मान निकाल लो। यल का मान बच्चों कितना है, 25 है, 25 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और बराबर h का मान निकालना है तो वर्ग कर दिया। r के स्थान बच्चों 7 ही लिखना है, आपको 7 का वर्ग लिखना है। अब ये 25 सही में 625 हो जाएगा, 25 सही में 625 हो जाएगा। ठीक है, ये 625 हो जाएगा, बराबर h² और प्लस r² के स्थान पे 49 हो जाएगा। ठीक है, 49 इधर जाएगा, 625 माइनस कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, h² हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर h² बराबर बच्चों, जब ये 49 घटेगा तो 15 में से 9 घटेगा बच्चों 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 11 में से 4 घटेगा 7 आ जाएगा, और यहाँ 500 हो जाएगा, 576 आ गया। h बराबर अंडर रूट बच्चों कितना हो जाएगा, ये 576 का वर्गमूल निकालोगे, 576 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बच्चों, किसका वर्ग होता है, अगर आप ध्यान रखिए तो अगर 25 सही में 625 होता है तो ये आपका 24 होगा। ठीक है, 24 का
अगर आप गुणा करोगे 24 का, ये 576 जो होगा 24 का वर्गमूल होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? नहीं तो वर्गमूल निकाल लो, आप इसका वर्गमूल निकाल लो, या 24 का देखो 25 का वर्गमूल निकालना आसान है, आप ऐसे निकाल सकते हो, 576 लिख दो। ठीक है, या गुणनखंड करके लगा लो, भाग भी से वर्गमूल आता है तो ऐसे 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4, यहाँ 4 लिख दो, यहाँ 1 हो गया, 6 उतर गया। फिर बच्चों कितनी बार जाएगा? ये 2 बार गया है। अब यहाँ पर 6 बार ले जाओगे, 6 बार क्या, अब 4 बार ले जाओगे, 4 बार ले जाओगे, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 7, ये कितना जाएगा? 24। यानी जो इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई आ गई प्यारे बच्चों, वो 24 आ गई। देखिए बेहद आसान सा ऊंचाई इसकी आ गई। अब अगर इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है बच्चों, तो आपको मालूम है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है। आपको मालूम है इसका टोटल सरफेस एरिया जो होता है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया जो होता है बच्चों, वो होता है आपका बराबर पाई आर और ब्रैकेट में यल प्लस आर, यही करना है। अब पाई का मान आप 22/7 रख दो, 22/7 रख दो। आर के स्थान पे 7 ही रखना बच्चों। यल के स्थान पे आपको कितना रखना है? यल के स्थान पे 25 आया था और आर के स्थान पे 7 ही रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 गुणे बच्चों ये जुड़ जाएगा 32 हो जाएगा। अब आप चाहे तो इनका पहाड़ा पढ़ लो, 22 का पहाड़ा 22 दूना 44 और 44 के बच्चों 4 होगा, हासिल भी 4 आएगा और 22 तिहाई कितना हो जाएगा? 66 और ये आपका 70 हो जाएगा। 6 अगर 4 जोड़ोगे 66 में तो 70 आ जाएगा। तो 704 वर्ग सेंटीमीटर, ये क्या आ गया? ये इसका संपूर्ण पृष्ठ हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आपको पूरी बातें समझ में आ गई और क्लियर भी हो गया, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ के लिए बच्चों संपूर्ण पृष्ठ का आपको सूत्र याद होना चाहिए। तिर्यक ऊंचाई अगर निकाल, देखो यहाँ ऊर्ध्वाधर ऊंचाई की बात कर रहा था, ऊंचाई की बात कर रहा था, वो भी निकाल लिया गया। आप डायरेक्ट किसी भी फार्मूले का प्रयोग करके आप देख लोगे कि सवाल में क्या क्या दिया गया, फार्मूले का प्रयोग करके उत्तर निकाल सकते बच्चों। मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको सूत्र भी रटना है और साथ में इसके चित्र कैसे बनते हैं वो भी ध्यान रखने हैं। बस इतना ध्यान रहे कि जितना ज़्यादा अभ्यास होगा आपका कैलकुलेशन पे, उतने स्पीड के साथ आप हल कर पाओगे। ये नहीं कि आपने एक सवाल हल किया तो समझ गए कि एक टाइप आ गया तो अब सवाल नहीं हल करें तो भी चल जाएगा, ऐसा नहीं बच्चों। आप, क्योंकि गणित का ऐसा रूल ही है, गणित एक ऐसा विषय ही है जिस पर आप जितना अधिक से अधिक समय दोगे बच्चों, उतना स्पीड पे आपका निखार आएगा और अच्छी तेज़ी के साथ स्पीड के साथ आप लगाओगे प्यारे बच्चों। आज के लिए मुझे लगता है बेसिक सवालों का ये जो आपका भाग था, पार्ट था, और सूत्रों पे आधारित जो संघ पे आधारित क्वेश्चन थे बच्चों, हमने आपको बता दिया है। कल आपका इससे थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे प्यारे बच्चों। आप इस वीडियो को ध्यान से पढ़िए, जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए बच्चों। मैंने बार बार एक ही बात बताया है, जितनी जल्दी से जल्दी आप 1000 सब्सक्राइबर कर देते हो उतनी जल्दी आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी प्यारे बच्चों। आपकी क्योंकि परीक्षाएं जितनी भी हैं वो चाहे अभी वो पेंडिंग में ही चल रही है, लेकिन बच्चों जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा परीक्षाओं का इस तरह से आपके पास कह सकते हो भीड़ आएगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कितनी तैयारी रखें, कितनी तैयारी ना कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। वो चीज़ें आपको अभी से सोचना है और लगातार कुछ ना कुछ क्या अपने सिलेबस को पढ़ते ही रहना प्यारे बच्चों। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए हम आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।